नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आजकल जेनजी की बात बहुत होती है, भारत के जेनजी की बात खूब होती है। पूरा विपक्ष जो है भारत की जो जेनजी है उससे उम्मीदें लगाए बैठा है कि वो एक दिन मोदी सरकार का तख्ता पलट दे, क्योंकि भारत का विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहा है, तो इसकी सारी उम्मीदें भारत के जेनजी पर आ जाती हैं। उसको लगता है जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, दुनिया के और कई देशों में जिस तरह से जेनजी वहां पर तख्ता पलट कर रहे हैं, एक दिन उनके भी भाग्य जो है, बिल्ली के भाग्य से छींका फूटेगा और भारत का जेनजी जो है वो तख्ता पलट करके विपक्ष को कहेगा आइए आप संभालिए, क्योंकि हमने तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि आप तो चुनाव जीत नहीं सकते, लोकतांत्रिक तरीके से आपको लोग वोट देते नहीं हैं, तो आइए हमने आपके लिए तख्ता पलट दिया। कुछ इसी उम्मीद के साथ विपक्ष जो है, भारत का विपक्ष जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। और दुनिया भर में जो नैरेटिव सेटर हैं, दुनिया भर के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी भारत के जेनजी से बड़े निराश हैं कि भाई वो तख्ता पलट क्यों नहीं करता। कुछ दिन पहले बीबीसी ने इसको लेकर एक आर्टिकल छापा था। अब DW जो जर्मनी का जो वहाँ का एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी इस बात की तकलीफ हो रही है कि भारत का जेनजी क्या कर रहा है। जैसे बाकी साउथ एशिया में जो बाकी देशों में हो रहा है वो भारत में क्यों नहीं हो रहा। वैसे भारत में क्यों नहीं हो रहा है, इसके कई तर्क दिए जा सकते हैं, इस पर डिबेट की जाए, लेकिन मेरी आज की डिबेट इस विषय पर नहीं है। लेकिन आज मैं जेनजी से जरूर एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जेनजी जो है वो इस दौर की जेनजी है। उसको कुछ कुछ तो जरूर मालूम होगा कि भारत में इतिहास में क्या कुछ होता रहा, लेकिन आज जेनजी को यह समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि दरअसल भारत में चुनाव कैसे होते थे। भारत में चुनाव कैसे होते थे, यह डिबेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक बार फिर से वो जो पुरानी जनरेशन थी ना, आज वो जेनजी के जमाने में उनको सब कुछ लेटेस्ट चाहिए, लेकिन चुनाव उनको पुराने तरीकों वाला चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। भारत का जो विपक्ष है उसको सब कुछ लेटेस्ट चाहिए। विपक्ष के नेता लेटेस्ट गाड़ियों में घूमते हैं, लेटेस्ट घड़ियां पहनते हैं, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट जो है दुनिया भर में जो है बिल्कुल नए नवीले तरीकों से घूमते हैं, लेकिन उनको चुनाव जो है पुराने तरीकों से चाहिए। अब ये जेनजी को भी समझना चाहिए कि पुराने तरीके वो क्या हैं जो विपक्ष चाहता है कि जिनकी वापसी हो जाए। तो दो बीबी वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जब पुराने जमाने में चुनाव होते थे, आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले जो चुनाव होते थे, उनमें डबल बीबी का बड़ा रोल था। अब ये बीबी कौन है? ये है बैलेट और बुलेट। वैसे कई जगह आप जाएं तो बाहुबली भी कह सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर बैलेट और बुलेट से भारत में चुनाव जीते जाते थे। बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे और लूटे जाते थे बुलेट के दम पर, बंदूकों के दम पर। इसके बाकायदा कई प्रमाण हैं। आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे, आपको ऐसे कई प्रमाण मिल जाएंगे। हमारे पास कई फुटेज हैं जब देश के हिस्सों में, खासकर बिहार में, किस तरह से बुलेट के दम पर बैलेट पेपर लूटे जाते थे। लेकिन जब से ईवीएम आई और जब राजीव गांधी ईवीएम लाए थे ना, तब उनको इस बात की बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि राजीव गांधी जब बीजेपी का मुकाबला कर रहे थे तो एक चुनाव में बीजेपी को 80 से ज्यादा सीटें मिल गई। अब राजीव गांधी को यह लगा कि बीजेपी 80 सीटें इसलिए ले गई क्योंकि बीजेपी ने बैलेट पेपर में गड़बड़ी करा दी। तो राजीव गांधी ने कहा कि अब हम देश में चुनाव जो है ना और साइंटिफिक तरीके से करेंगे, और राजीव गांधी ईवीएम ले आए। लेकिन हुआ क्या? ईवीएम लाने के बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता गया। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारती गई। कभी राहुल गांधी के कंधे पर कांग्रेस सवार हुई, कभी सोनिया गांधी के कंधे पर सवार हुई, कभी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर भी आजकल कभी कभी सवार हो जाती है। लेकिन इन तमाम कंधों पर, गांधी परिवार के कंधों पर सवार होने के बावजूद कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है। और इसीलिए कांग्रेस अब एक माहौल बना रही है, और विपक्ष के कई पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव हार रही हैं कि भाई पुराना तरीका बढ़िया था, और इसीलिए
बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। आज ये फिर डिमांड आई, हरियाणा के एक नेता जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हारी, आज उन्होंने डिमांड कर दी। लेकिन उनकी डिमांड पर आऊं उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं। कल दो टूक में हमने खुलासा किया था और हमने बताया था, ये बात आज खबरों में, लेकिन दो टूक में हमने कल ही ये बात आपकी जानकारी में ला दी थी कि कर्नाटक में जो कांग्रेस रूल स्टेट है, जहां कांग्रेस चुनाव जीती है, वहां की जनता, वहां की 80% से ज्यादा जनता, एक सर्वे में नतीजा आया कि वो ईवीएम पर भरोसा करती है। उसका कहना है, 82% जनता का कहना है कि ईवीएम से बहुत बढ़िया चुनाव हो रहे हैं। अब कांग्रेस के पास अपनी हार का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसके बाद बाकी सब चीजों का जवाब है। अब कांग्रेस जो है एक नई थ्योरी जो है उछाली है कि भाई ये जो सर्वे हुआ ये तो मई में हुआ था, राहुल गांधी ने उसके बाद जो है ये किया वो किया, और फिर ये कहा गया कि ये सर्वे करने वाला जो है वो दरअसल बीजेपी का आदमी है। अब कर्नाटक के सरकार में, कर्नाटक के स्टेट में, कर्नाटक के जो चुनाव अधिकारी हैं, वो अगर बीजेपी के आदमी को सर्वे कराने के लिए दे रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि सरकार भाई तुम्हारी क्या कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास, मैंने कहा ना, हर चीज़ का जवाब है। आज कांग्रेस उस नई थ्योरी के साथ आई है कि भाई वो जो सर्वे करने वाला तो बीजेपी का आदमी था। और कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का लब्बो लुआब यह है कि कांग्रेस जो है और भारत का विपक्ष जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि देश की जनता के मन में क्या है, देश की जनता क्या चाहती है, और पूरा विपक्ष देश की जनता के मुद्दों से, उनके कंसर्न से कट चुका है और इसीलिए बार बार चुनाव हारता है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक ईवीएम फिक्स, क्योंकि ये विपक्ष कहता है ईवीएम फिक्स है, पर सच बात तो यह है कि विपक्ष का एजेंडा टाए टाए फिक्स है। ईवीएम फिक्स या एजेंडा टाए टाए फिक्स, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी का, कांग्रेस का, विपक्ष का एजेंडा टाए टाए फिक्स कर दिया है, पंचर कर दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको दिखाता हूं दो टूक में हमने कल कैसे खुलासा किया था और उसके बाद आज क्या कुछ कहा जा रहा है इस खबर को लेकर। सुनिए जरा। कर्नाटक के 82% जनता ने कहा हां हमें ईवीएम पर भरोसा है, ईवीएम पर हमारा भरोसा बड़ा है, पहले से ज्यादा हम ईवीएम पर ट्रस्ट करते हैं। मैं तो उसी दिन कहा था जिस दिन चुनाव आया था कि भाई ये जो वोटिंग जो है बैलेट पर होनी चाहिए। ये सर्वे कर्नाटका सरकार ने किया गया है। सो कर्नाटका सरकार का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, इसका सर्वे में सच ही निकला है। ये सच को मानने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी तैयार नहीं है। जिस तरह से इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ पे सर्वे कह रहा है जी सब चंगा है, और चंगा कहने वाली संस्था कौन है? जो नरेंद्र मोदी के लिए पीएमओ में काम करते हैं, जो उन पर किताबें लिखते हैं। तो इस सर्वे की मान्यता क्या है? जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक हैं वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? राहुल गांधी जी लोकतंत्र को कमजोर करने की बात करते हैं। ये कर्नाटक के 91% लोगों ने माना है। कर्नाटक सरकार के सर्वे में 91% कर्नाटक वासियों ने तो माना कि राहुल गांधी जी इज ए लायर। बयान सुनवाए और कांग्रेस ने अब ये भी कह दिया कि भैया ये जो सर्वे हुआ है तो बीजेपी के आदमी ने करा है, कर्नाटक की सरकार के अंदर जो है बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। चलिए ये भी एक नया खुलासा है। चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो है दो टूक में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में आरपी सिंह जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी।
मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, और मेरे साथ सूर्य कमल दत्ता जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत सबसे पहले जो आरपी सिंह जी और तहसीन पूनावाला जी, दोनों को मैं 1.5 मिनट देता हूं और दोनों अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। आरपी सिंह जी, अब कांग्रेस कह रही है कि भाई ये जो सर्वे है, ये सर्वे तो बीजेपी के लोग हैं, पीएमओ के लिए काम करते हैं, कर्नाटक में तो वो सर्वे करके लाए हैं, उसको हम कैसे मान लें? अशोक जी, पहली बात तो ये समझे कि सर्वे कराया किसने है ये और किया किसने है। सर्वे किया है ग्राम एक नाम से एनजीओ है, और कराया है कर्नाटका एवल्यूशन एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट करती है, जो मतलब कर्नाटका प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत आती है। और जो प्लानिंग कमीशन है कर्नाटका का, वो रिपोर्ट करता है सिद्धारमैया जी को। और ठीक है, ये सर्वे के लिए कहा इलेक्शन कमीशन ने था, परंतु कराना था वहाँ के लोकल इलेक्शन कमीशन ने, उसके लिए उन्होंने असाइन किया आगे, जिसके माध्यम से सर्वे हुआ है। अब सर्वे तो कराया हुआ कर्नाटका की सरकार ने, अब उनकी सरकार का कराया हुआ सर्वे बोल रहा है कि 84% लोग चुनाव आयोग में विश्वास करते हैं, कोई 82-83% लोग ईवीएम पे विश्वास करते हैं। अब उसको भी वो चैलेंज करें तो ठीक है, उनका काम है, और वो कहें कि वो बीजेपी का आदमी है, जिसका मर्जी आदमी, परंतु चुना तो उन्होंने ही, तय तो उन्होंने किया। और मुझे समझ लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड अगर आप देख लें, उसका मैं आज उनका बैकग्राउंड पढ़ रहा था, वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं कर्नल यूनिवर्सिटी यूएस में, और आईआईटी में यहाँ पर दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। अब उनको भी वो आप बीजेपी का ठप्पा लगाते कि बीजेपी का आदमी है, मतलब आपकी मर्जी है, परंतु सच ये है कि वह इस प्रकार के काम कर्नाटका सरकार की लगातार करते हैं। परंतु जो मैं एक वीडियो आपको, क्योंकि इसके बाद आपको मौका मिलेगा, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें कांग्रेस के लोग क्यों बैलेट पेपर पे जाना चाहते हैं, वो जरा पर्दा खुल जाएगा। एक मिनट सुन लीजिएगा। कांग्रेस के लिए वोट लूटते थे, पहले लूटते थे, लूटवाता था कांग्रेस के लिए। ये समूचा एकदम पूरा टाइम देते थे, कोई वोट देने आता नहीं था। आज एक आदमी भी जाता नहीं है जिसको रोका जाता है, हर कोई अपना वोट देता है, सब कोई वोट देता है। ये कांग्रेस के नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं बिहार के, जो कह रहे हैं कि हम लोग वोट लूटते थे। आपने डबल बी की बात करी, एक ट्रिपल बी है सर, एक है बैलेट, एक है बूथ, और एक है बुलेट। बुलेट के दम पर बूथ पे कब्जा करते थे और बैलेट चोरी करते थे। ओके, ये होता था खेल। असल में अब वो रुक गया, वो अब हो नहीं पा रहा, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं एक बात आपको अभी अधीर रंजन दा, तो इनके कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या कहा कि बंगाल के अंदर वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है। वो कहते हैं कि भूल गए कि किस प्रकार से लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने की छूट नहीं मिलती थी, किस प्रकार से बैलेट के बैलेट बूथ लूट लिए जाते थे, किस प्रकार से लोगों को नॉमिनेशन भरने की छूट नहीं मिलती थी, और किस प्रकार से पंचायत चुनाव के अंदर 65 लोगों की हत्या कराई थी ममता बनर्जी के रजीम में। ओके, शुरुआती 1.5 मिनट क्योंकि ज़्यादा हो गए, मैं इसलिए तहसीन भाई को भी ज़्यादा समय देने के लिए तैयार हूँ ताकि डिबेट फेयर रहे। तो आपने आरपी सिंह जी को सुना। तहसीन जी, मैं तो यही कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास हर चीज़ का जवाब है, और कांग्रेस में तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी ने कहा था कि भाई कांग्रेस में आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, तो भाई कर्नाटक सरकार के लिए भी जो काम करने वाले आरएसएस के, तो सबके ऊपर आरएसएस के, सब मोदी जी के लिए काम करते हैं, सब ठप्पा लगाते हैं, सब चीज़ का जवाब है। लेकिन अपने हार का विश्लेषण करने के लिए जब पूछो तो उनके पास तब कोई जवाब नहीं होता। ऐसे कैसे चलेगा सर? अशोक जी, अव्वल तो आपको, आपके परिवार वालों को, सभी पैनलिस्ट को, सिंह साहब को, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूरदर्शन के सभी व्यूअर्स को और टीम को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 या 4 चीज मैं पूरी तरह से मानता हूं कि हम ईवीएम से बैलेट पे वापस नहीं जा सकते, लेकिन ईवीएम पे वर्तमान में भी बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर मैं हूं। दिक्कत ये है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था हैक करो, सौरभ भारद्वाज और मैं तैयार थे उस वक्त हैक करने के लिए, फिर उन्होंने कहा इसको हैक करो बिना छुए। पर खैर वो सारी बातों में नहीं जाना चाहता। 2 चीज मैं चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से, आप वीवीपैट काउंटिंग 100% कर दीजिए, और वीवीपैट का जो दूसरी चीज है, वीवीपैट जिस पेपर पे छपता है उस पे एक बारकोड हो कि वो उसी ईवीएम का वीवीपैट है, और उसकी इंक ड्राई ना हो, क्योंकि 4 महीने में इंक ड्राई हो जाती है। ये 2 चीज हमारी मांग है ताकि ईवीएम ठीक हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो हमारे आरोप है, आप हमारी बात न मानिए, आप भारत
रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात मानिए कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए प्रोसेस होना चाहिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप एल के आडवाणी जी की बात मान लीजिए। तीसरी चीज पे मैं आता हूं, जहां तक सवाल इस सर्वे का है, देखिए ये बात ठीक है कि वो व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री पे किताब रुकी है और इस वक्त वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन पे है। सर्वे का डेटा सिर्फ 5100 का, और ये भी नहीं पता कि अशोक जी, मैं जानता हूं आप बहुत रिसर्च करते हैं अपने सर्वे का, आपने डेटा ये 5100 लोग कौन है ये आपको नहीं पता है, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक मिनट, आरपी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंह साहब। आप देखिए डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये 5100 मान लीजिए सारे कांग्रेस के वर्कर्स है जो कुछ कह रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सर्वे आप किसका करें वो भी जरूरी है, तो वो किसी के पास डेटा है नहीं। अब आरोप आता है कि फिर कर्नाटका की सरकार ने क्यों लगाई, ये इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेटेड सर्वे था, इसका पैसा देना ही पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को और लगाना ही पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। बट इन सब के बावजूद मैं आज भी कहता हूं कि इलेक्शंस को और भी फ्री एंड फेयर करने की जरूरत है और उसके हमें उस और चलना चाहिए, ना कि इलेक्शन को कम करते कि पास्ट में क्या हुआ, हम फ्यूचर में कैसे और ट्रांसपेरेंट करें, ये करें। ये सर्वे जो था ये एजुकेशनल सर्वे था, ना कि एक पॉलिटिकल सर्वे था देखने के लिए इलेक्शन फ्री और फेयर है, उसको आप यूज कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं, मतलब आपने दो जो इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि भाई इलेक्शन और फ्री एंड फेयर कैसे हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रक्रिया चलती रहे देश में, पहले भी चलती रही थी। पहले राजीव गांधी ने कहा था कि भाई बीजेपी जीतने लगी तो राजीव गांधी को लगा नहीं ईवीएम में गड़बड़ है, वो मशीन ले आए, तो फिर उसके बाद जो ईवीएम ले, जब बैलेट पेपर में गड़बड़ तो ईवीएम ले आए, तो उसको और करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कह चुकी हैं कि भाई बैलेट पेपर से होना चाहिए, आज जो है एक बार फिर से कह दिया हुड्डा जी ने बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप उसके साथ है कि नहीं है, मैं पहले समझना चाहता हूं। मैं उसका एक आपको लीगल जवाब दे देता हूं, थोड़ा सा लीगल नहीं, सुनिए ना, लीगल मैं यहाँ पॉलिटिकल जवाब चाहता हूं, सुनिए ना, एक मिनट सर, सुनिए एक मिनट। आपने क्या कहा, आपने कहा ईवीएम को और ट्रांसपेरेंट और तरीके से वीवीपैट, आपने यही कहा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो हुड्डा जी और प्रियंका जी की जो डिमांड थी पुरानी, प्रियंका जी की पुरानी, हुड्डा जी की आज की है कि बैलेट पेपर से, उससे आप राजनीतिक रूप से सहमत है? नहीं सर, टेक्निकल छोड़ दीजिए। क्योंकि ईवीएम पे आपने किसको वोट दिया वो 100% पता नहीं चलता है, क्योंकि वोट देना आपका लीगल राइट है, पर जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया उसी को मिला, ये जाना आपका फंडामेंटल राइट है। दोनों में अंतर है। इसी को नहीं मैं कह नहीं रहा हूं, इसी को जो मन तहसीन घुमाइए नहीं, मैं सीधा आपसे राजनीतिक मैंने सवाल पूछा। देखिए मैं प्रियंका आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं राजनीतिक रूप से। एक मिनट, मैं आप टेक्निकल उसमें वकील होंगे, वो सब होंगे, आप यहाँ पर राजनीतिक वकील के एक अधिवक्ता के रूप में नहीं बैठे मेरी डिबेट में, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं। मुझे राजनीतिक रूप से बताइए, ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, आपका ये बताइए। ईवीएम से अगर और ट्रांसपेरेंसी आती, वरना बैलेट पे विद ट्रांसपेरेंसी, बैलेट पेपर पे बारकोड हो और 24 लाइव स्ट्रीमिंग हो। बाकी बैलेट पेपर वाले युग में तो वापसी के लिए अब तैयार नहीं ना। नहीं, क्योंकि वहां पे चोरी होती थी बुलेट से, तो वो नहीं हो, उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग हो इलेक्शन का, ताकि चोरी ना हो पाए। ओके, चलिए आरपी सिंह जी बोलिए। मुझे बस छोटी दो बातें कहनी। एक तो इन्होंने कहा 4 महीने तक उसकी इंक रहनी चाहिए, 45 दिन का टाइम है, बिहार का टाइम निकल गया, आप लोगों ने कोई चैलेंज नहीं किया, मौका था आपके पास, 45 दिन का टाइम है। सॉरी सर, बट किया तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, पिटीशन लगाई तो अच्छी बात है, मेरी जानकारी में नहीं था, अच्छी बात है। नहीं, तो 45 दिन का टाइम होता है, वो 45 दिन से ज़्यादा आप उसमें अपेक्षा मत करिए कि आप ऐसे 4 साल के लिए उसकी इंक रहे जाओ, वो ऐसा पॉसिबल, वो एक प्रोसेस है, एक पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक वीवीपैट का मामला है, वीवीपैट आज भी होता है और एट रैंडम होता है, और उसमें सबको छूट होती है कि वो चेक कर सकते हैं कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, और जहाँ तक मेरे ध्यान में 5% लोगों को वीवीपैट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एट रैंडम है। एक तीसरी बात, आपने सर्वे एजेंसी का कहा कि 5100, अरे सर आपने तो चुनाव का माहौल बदल देते हो, आप लोग तो कुल मिलाकर 2-2 या 1.5 के वो सर्वे के अनुसार, 500 वोट का सर्वे कराकर भी आप पूरे प्रदेश का माहौल बदल देते हो। तो इसलिए कहना कि वो सर्वे का जो सैंपल साइज, उस सर्वे के किन लोगों से किया, इस पर प्रश्न उठाना ठीक नहीं, क्योंकि वो सर्वे का टेंडर जो है वो कर्नाटका सरकार ने दिया था। कर्नाटका सरकार किसी और को भी दे सकती थी, कोई रोक नहीं थी, और इसमें ये नहीं था कि किसी एक व्यक्ति को देना। और वो तीसरी आखिरी बात, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में काम नहीं करता, आप गलत कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सर्वे के संबंध में जो कहा तहसीन पूनावाला ने, देखिए क्या होता है ना,
एक इंटरनेशनल एजेंसी आती है, वो कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठकर 500 लोगों को फोन करती है। आप ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। वो इंटरनेशनल एजेंसी दुनिया के किसी कोने में बैठकर 500 लोगों को फोन करती है और उसके बाद सर्वे निकालती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से भी गया बीता भुखमरी में है, और पूरा विपक्ष जो है उस एजेंडे को लेकर 500 लोगों के फोन पर जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर ताली पीटता है। अरे देखो मोदी सरकार में कैसे भारत भुखमरा हो गया, पाकिस्तान से पीछे हो गया। एक इंटरनेशनल एजेंसी फिनलैंड में बैठकर 700 लोगों को फोन करती है और कहती है कि भारत में डेमोक्रेसी जो है खत्म हो रही है, और विपक्ष ताली बजाता है 700 लोगों के सर्वे पर कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। देखो फलाना इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है, उसने सर्वे किया है। तो जो लोग भारत में 500-700 लोगों के सर्वे पर उड़ जाते हैं, वो लोग 5000 लोगों का सर्वे मानने के लिए तैयार नहीं। बड़ी विचित्र बात है। 1 मिनट सर, आ रहा हूं मैं। और जो लोग योगेंद्र यादव का सर्वे मान लेते हैं, जो हर बार चुनाव हरवाते हैं, हर बार वो हर बार एक सर्वे करते हैं, यहां जीत गई है फलाना पार्टी, आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप, ये क्लीन स्वीप, वो क्लीन स्वीप। और मैं बाकायदा रिकॉर्ड के साथ बता चुका हूं, उन्होंने जितने चुनाव प्रेडिक्शन किए हर बार औंधे मुख। तो जो लोग योगेंद्र यादव को चुनाव सर्वे के लिए साथ ले लेके घूमते हैं, उनको सर्वे पे भरोसा नहीं है। योगेंद्र यादव को सर्वे पे भरोसा है तो भगवान आपको बचाए सर। ठीक है, आपकी इच्छा। मुझे बस छोटी सी बात जोड़नी है तहसीन भाई, एक छोटी सी बात बोल दीजिए। आपने चुनाव शायद लड़ा नहीं, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ, हार चुका हूँ। जब ईवीएम आता है ना, एट रैंडम जाती है। ये नहीं होता कि मेरी मर्जी से ईवीएम यहाँ जाएगी, मेरी मर्जी से ईवीएम वहाँ जाएगी। एट रैंडम जाती है, वो पोलिंग बूथ पे जाती है। पोलिंग बूथ पर भी हर पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है वो चेक करता है, उसके सामने सब दिखाया जाता है। वो जिप जाकर उसकी पर्ची निकाल कर वो कहते नहीं मेरी पार्टी की मैं दबाऊंगा, मेरी पार्टी की पर्ची निकल जाए, सब दिखाया जाता है। उसके बाद मोहर लगती है, और जब वो वोटिंग हो जाती है तब फिर सील लगती है, और फिर जब काउंटिंग के लिए जाता है फिर सील लगती है। काउंटिंग सेशन पे सील लगती है, जब काउंटिंग का होती है तब सील खोली जाती है उनके सामने। तो मुझे समझ लगता है कि आप ऐसे शक करो जैसे ईवीएम के अंदर आपने अभी हैकिंग की बात की ना कि हैकिंग का मौका नहीं मिला। सर इससे ज़्यादा फूड प्रूफ क्या हो सकता है? और आपको हैकाथॉन के लिए बुलाया था आपके नेता, आपके एक सुन लो, मैं गया था। हाँ तो सुन लो जी, एक मिनट को। आपके नेता ने कहीं, कपिल सिब्बल ने कहीं लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुप ऐसे, अरे सर एक मिनट, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। आपके नेता कहीं, अरे एक मिनट सर, वहाँ पर मुँह छुपाकर बैठे थे, वहाँ पर एक हैकाथॉन में एक काले से कमरे में अंधेरे से में दिखाने लगे थे वो। सर कृपा कर आप देश की जो चुनाव प्रणाली है उसको चैलेंज कर देश में अराजकता खड़े करने की कोशिश मत करिए। ये आप कोशिश कर चुके हैं बिहार के अंदर, और मुंह की खाली। आप मतलब कांग्रेस पार्टी, आपको नॉट बोलिए। दो चीज, वो हैकाथॉन में मैं गया था, मुझे इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया था, हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं था और हमें टच नहीं करने गया था मैं। वो कपिल सिब्बल जी ने जो किया तो बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। वो एक चीज मैं क्लियर कर दूं। और दूसरी चीज, आपने कहा कि ईवीएम की जो प्रोसेस है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, और आपने तो चुनाव जीता भी है। लेकिन सर मैं एक चीज आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ, जब भी ईवीएम में कोई एक्स्ट्रा वोट्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी है, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एरर है, वो एरर हमेशा भाजपा के पक्ष में क्यों निकलता है? कभी हाथ का, साइकिल का, झाड़ू का एक्स्ट्रा वोट्स निकलता, हमेशा भाजपा। केरला में भी भाजपा का ही निकलता, ऐसे कैसे होता? लेकिन सर मैं एक मेन चीज कहता हूं, अशोक जी ने मुझे स्टम्प कर दिया न्यूज़ में। जिस व्यक्ति का, जिस सज्जन का आपने नाम लिया सर, अगर आप वो उसको यॉकर बोलते हैं, आप यॉकर बोलेंगे तो क्लीन बोल्ड होगा, तो उस पर मेरा कोई डिफेंस नहीं। बाकी आप जो बोलोगे मैं मारूंगा, लेकिन जब वो व्यक्ति अंदर आ जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बाकी तो मेहमान होगा, लेकिन उससे पहले एक बात तहसीन जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं, मैं ये भी बताता हूं कांग्रेस की स्थिति क्या है। पब्लिक को यह भी समझना चाहिए कांग्रेस क्यों हारती है। अब देखिए बीएमसी का चुनाव, अभी एक वोट नहीं पड़ा है बीएमसी चुनाव में, एक वोट नहीं पड़ा है। कांग्रेस का अलायंस 16 सीटें हार चुका है। करेक्ट, ठीक है। तो आप सोचिए, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो अलायंस जो एक भी वोट पड़ने से पहले 16 सीटें हार जाता है बिना कुछ किए, वो आप कैसे उसके, और वो उससे आपको कांग्रेस की और विपक्ष की स्थिति का पता चलेगा। देखिए ये खबर है मेरे पास, एक मिनट सर, ये खबर है मेरे पास महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक अलायंस किया प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से, कहा कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और हरा देंगे, सबको हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राहुल गांधी की पताका फहराएगी, सब बड़ा जोर शोर से चुनाव के लिए मैदान में उतरे। 63 सीटें उन्होंने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को दे दी। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 16 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिला लड़ने के लिए।
कैंडिडेट नहीं मिला। और प्रकाश अंबेडकर ने यह बात कांग्रेस को भी सूचित नहीं करी कि भाई मेरे पास 16 कैंडिडेट नहीं है। नतीजा क्या हुआ, उन 16 सीटों पर अब जो है कांग्रेस अलायंस का एक उम्मीदवार नहीं है। तो कांग्रेस का जो ग्राफ है वो पहले ही 16 में हार से शुरू हो चुका है। अब ऐसी पार्टी अगर बार बार चुनाव हार रही है, जिसका चुनाव मैनेजमेंट कुछ नहीं है, जिसके अलायंस में है उसको पता नहीं अलायंस में क्या हो रहा है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो चुनाव जीतेगी, लोकसभा का चुनाव जीतेगी, बड़े चुनाव जीतेगी? तो ऐसे एक ही सेकंड से ज्यादा नहीं मांगूंगा, न्यू ईयर कप से गिफ्ट मांगता हूं। कांग्रेस के व्यूअर्स को बता दो, आरपी सिंह जी सुनिए ये बात, कांग्रेस के व्यूअर्स को बता दो, प्रकाश अंबेडकर जी वो व्यक्ति है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनके परिवार का, जो हाईकोर्ट गए राहुल गांधी जी के एलिगेशंस पे बिना किसी सबूत के, न्यूज़पेपर कटिंग, और हाईकोर्ट में हार हो गई। और उसके बाद आप लोग सही कहते कि हम हार गए, और बिना सबूत के वो गए थे, और उनके साथ कांग्रेस ने अलायंस किया। तो अलायंस ये तो इसका मतलब अच्छा एक मिनट तो आपको, अरे सुनो तहसीन, आपको कांग्रेस के नेताओं का दिमाग का हैकाथॉन करना चाहिए, आपको ईवीएम का हैकाथॉन नहीं करना चाहिए था। वो उनका दिमाग हैक हो रखा है। मैं ठीक कह रहा हूँ, दुरुस्त करने की जरूरत है कांग्रेस की लीडरशिप के दिमाग को, मतलब अन्यथा मत लेना, मतलब ये नहीं कह रहा कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, परंतु कहना कि मेल फंक्शनिंग है, उस मेल फंक्शनिंग को ठीक करने की जरूरत है। तो तहसीन जो है यहाँ बैठकर अगर कांग्रेस के तो सब ये तो कांग्रेस को देखना है भाई, वो क्या कर रही है, किसके साथ अलायंस कर रही है। अगर कांग्रेस, में यही तो कह रहा हूं, मैं कल से लोगों को यही समझा रहा हूं कि कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, और चुनाव हारती है तो फिर वोट चोरी। अच्छा अभी कह दूं, बंगाल के अंदर भी एक कृपा रखना है, बता रहा हूं, ये दिक्कत होने वाली है बंगाल के अंदर कांग्रेस को, जिन लोगों के साथ अलायंस करने जा रही हो। चलिए ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपको भी लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? देखिए, बहुत सारे विषय हैं, मैं शुरुआत वहां से करूंगा जहां पर आपने कहा था कि लोकतंत्र पर यहाँ के जो विपक्ष है उनको विश्वास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र पे और इस देश के संविधान पे समाजवादियों को पूर्ण विश्वास है, और ऐसा नहीं होता तो ये देश के लोकतंत्र में जो लोग बड़ी अहंकारी रूपी रावण का रूप ले चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो 400 पार की बात करते थे, उनकी हवा नहीं निकालता ये देश में संविधान और लोकतंत्र जिंदा है। जो 80 की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उनको 35 पर नहीं लाता उत्तर प्रदेश। ये अहंकार को पसंद नहीं करता है। और रही बात जिस पर आज आपने चर्चा चलाई है अशोक जी, मैं बताना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब 37 सीटें लाकर देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बने थे, उन्होंने संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझे बैलेट पे चुनाव मुझे चाहिए, मुझे उस पर चुनाव नहीं चाहिए। उन्होंने कहने का काम करा, ये तो पूरे देश ने देखने का काम करा। उन्होंने कहा 80 की 80 भी मैं जीत जाता तो हमारा मानना था कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता ने कहा कि जब बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे अमेरिका है चाहे जर्मन है, वो लोग भी कराने का काम कर रहे थे। और अभी तालियों की बात आपने कही थी, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, इस देश ने भी तालियां और विश्व ने भी तालियां बजाई थी भारत के उन लोगों पे जो लोकतंत्र में चुनाव जीत कर, रात के हार कर, चुनाव अंधेरे में महाराष्ट्र की सरकार बना रहे थे, भगत सिंह कोश्यारी जी और इनके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय के। तो ये भी देश विश्व ने ताली बजाई कि भारत में लोकतंत्र की कैसे हत्या करी जाती है। भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा के लायक विषय है। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, और हमारा ये मानना है, हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव, समाजवादी पार्टी इस स्टैंड पे कायम। ठीक है, प्रोफेसर सूर्यकमल दत्ता बोलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोल दूं, ये बड़ा स्वाभाविक है अगर अखिलेश जी की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी चाहती है बैलेट से चुनाव हो। कांग्रेस, अखिलेश यादव तो अब बाद में आए हैं, यूपी में, बिहार में और कांग्रेस अन्य राज्यों में किस तरह से बैलेट लूटती थी उसके कुछ प्रमाण इन्होंने बताए। मैं ऐसे बहुत सारे प्रमाण लेके बैठा हूं, लेकिन मैं ऐसे ज़्यादा प्रमाण नहीं आपको दिखाता, सिर्फ एक प्रमाण दिखाता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में रहा, आज टीएमसी में है, सपा का सपोर्टर है। ये कौन है? ये कीर्ति आज़ाद हैं। कीर्ति आज़ाद, जिनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब आप सुनिए बिहार और यूपी में क्या होता था और क्यों आज बिहार और यूपी की पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि जो बैलेट। ये कीर्ति आज़ाद कहते हैं कि मेरे पिता, उनके लिए बूथ लूटे गए थे, मतपत्र छापे पड़े थे, धकाधक बैलेट पेपर लिए धकाधक। ये कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं कि मेरे पिता के लिए जो है वो बूथ लूटे गए थे।
अब जो सांसद रह चुका है वो अपने पिता जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे वो उनके लिए कह रहा है। तो बिहार में, यूपी में ये सब कुछ होता था, चुनाव लूटे जाते थे, चुनाव लूटकर मुख्यमंत्री बनते थे। जाहिर सी बात है अब जो लोग ईवीएम आने के बाद जो है चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उनको यही लगता है कि भैया इसी से हो। सूर्यकांत दत्ता जी, नहीं, एक सेकंड, इनको शायद यकीन नहीं आएगा आपको, ये सुन लीजिए, उनका वो है। नहीं, एक काउंटर हमें भी दे। ये कीर्ति आजाद साहब बख्यान कर रहे हैं पब्लिक रैली के अंदर। सर मेरा तो, और दूसरी बात, जोशी साहब, अब मुख्तार अंसारी और क्या नाम, अतीक अहमद बचे अब रहे नहीं, अब भूल जाइए, अब बूथ लूट पाएंगे। उनका जमाना था जब बंदूक के दम पर आप बूथ लूटते थे, जब लूटते थे। देखिए मैं आपको एक मिनट आप अपनी बात रखिए। जोशी जी एक मिनट जोशी जी आप अपनी बात रखिए। लेकिन मैं आपको बंगाल में, ये तो आप पुराने वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं आपको पश्चिम बंगाल के वीडियो दिखा रहा हूं जहां पर बूथ बैलेट पेपर से लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये वही बंगाल है जहां पर कांग्रेस के नेता आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है वोट चोरी नहीं होती, वहां पर वोट लूटे जाते हैं, वहां चुनाव लूटे जाते हैं। यह आपको दिखा रहा हूं बंगाल में कैसे मतपेटियां, कैसे जो है ठप्पे लगा के वोट जो है बैलेट पेपर जो है वो उठाए जाते थे। यह आपको अभी की वीडियो दिखा रहा हूं, पिछले 5-6 साल की वीडियो है। बोलिए जोशी जी, फिर मैं सूर्यकांत दत्ता जी के पास जाऊंगा। अशोक जी, आपने कीर्ति आजाद का उल्लेख करा, आपने बताया नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सबसे पहले, उसके बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद टीएमसी गए, समाजवादी पार्टी के। हाँ, बीजेपी के नेता थे, उसमें क्या है। वो बीजेपी से चुनाव लड़ते तब ईवीएम था। सर एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर। हाँ ठीक है, एक मिनट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप कहे तो मैं रिपीट कर देता हूं। ये कीर्ति आजाद है जो बीजेपी के नेता रहे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए, और उनका ये बयान कांग्रेस में जाने के बाद का बयान है जिसमें उन्होंने कहा मेरे पिता के लिए बूथ लूटे जाते थे। और ये आजकल टीएमसी के सांसद हैं, और वो टीएमसी और वो ममता बनर्जी जिसके जो है अखिलेश यादव जी भी पक्के मित्र हैं, और इस तरह से यूपी बिहार में वोट लूटे जाते थे। अब बात ठीक है, मैंने बीजेपी का भी नाम ले दिया तो उससे कोई फैक्ट बदल नहीं पड़ा। बीजेपी का नाम लेने से यह फैक्ट बदल नहीं गया कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में वोट जो है बूथ लूटे जाते थे, बैलेट पेपर छापे जाते थे, बुलेट से छापे जाते थे। और इसीलिए यूपी और बिहार में जो तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि आज भी चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो, ताकि बुलेट से वहां पर बैलेट पेपर छापे जा सके। दत्ता जी बोलिए। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। पहली बात यह है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया जा सकता है तो बार बार चुनाव आयोग ने मौका दिया है तमाम जितने सारे विपक्ष के पार्टी हैं जिन लोगों ने यह लांछन लगाया कि आप चुनाव आयोग के केंद्र में आके साबित करके दिखाइए कि कैसे हैक होता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी गए भी, जाने के बाद वहां पे साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि इसके बाद तमाम जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो ईवीएम के विरोध में है वो सब चले गए उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह वक्त बर्बादी वाली काम है, ईवीएम पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके चलते हैक हो सकता है, और ईवीएम से ज़्यादा सटीक तंत्र कुछ नहीं है चुनाव करवाने का। मैं जानता हूं बचपन में जब हम लोग छोटे थे उस दौरान, अशोक जी आप केवल बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं, बंगाल में वाम फ्रंट की सरकार सरेआम बैलेट पेपर पे ठप्पा लगा के एक तरफा चुनाव जीतती थी वाम फ्रंट की सरकार में। आसाम पे मैंने देखा है आपके बैलेट पेपर लूटते हुए। उस दौरान हितेश्वर सैकिया की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार। किस हिसाब से सरेआम लूटा जाता था सबको पता है ये सारी चीजें। अगर वोट चोरी की जहां बात आती है, राहुल जी ने बहुत बार आरोप लगाया है, महाराष्ट्र चुनाव लेके आरोप लगाए, बाकी सारे प्रदेशों के चुनाव लेके भी आरोप लगाए। महाराष्ट्र चुनाव पे बॉम्बे हाईकोर्ट पे गए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने
खारिज कर दिया और कहा कि ये ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके माध्यम से प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल तो ये उठेगा ना, जब आप हिमाचल जीतते हैं, कर्नाटका जब आप जीतते हैं, उससे पहले मोदी जी की सरकार जब आई 2014 में, उसके बाद भी आप राजस्थान जीते थे, आप मध्य प्रदेश जीते थे, महाराष्ट्र में आपकी मिलीजुली सरकार रही है। अगर ईवीएम अगर चोरी करके, धांधली करके अगर एक तरफा वोट करवाया जाता है तो फिर कैसे आप ये तमाम चुनाव कैसे जीत गए? जब आप जीतते हैं तब तो ईवीएम बल्ले बल्ले, ईवीएम से अच्छा कुछ नहीं है, ईवीएम से शानदार कुछ नहीं है। चुनाव जब हारते हैं तब आप रुदाली की तरह मातम मनाते हैं। ये दो तरह की नीति नहीं चल सकता, या तो फिर एक चीज पे सटीक रहिए और उसी पे कायम रहिए, चाहे आप चुनाव जीते चाहे आप चुनाव हारे। ईवीएम अगर हैक होता है तो यानी कि कर्नाटका में भी ईवीएम हैक हुई थी, आपने ईवीएम हैक करके आप चुनाव जीते। हिमाचल में ईवीएम हैक हुई, ईवीएम हैक करके आप चुनाव जीते। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में ईवीएम हैक करवा के चुनाव जीते। तो फिर आप त्यागपत्र दे दीजिएगा, छोड़ दीजिए और फिर बोलिए कि हाँ आप दोबारा चुनाव होगा, और निष्पक्ष वे में चुनाव करवाने के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से जाते हैं। हिम्मत है वो करने की, वो करने की हिम्मत नहीं है। जो आप कह रहे हैं, दरअसल ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, फिर से बता रहा हूं, बार बार मुझे बताना पड़ता है, 40 से ज्यादा बार जो है विपक्ष ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में फलाना है, ढिमकाना है। तो ये बाकायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, 26 नवंबर 2024, ये अभी 26 नवंबर 2024 की खबर है ये, अभी 1.5 साल पहले की। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, और जब आप जीत जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैलेट पेपर से इलेक्शन की मांग करने वाली याचिका खारिज। तो जो विपक्ष संविधान की प्रति लेकर घूमता है, जो कहता है कि हमको देश की संवैधानिक संस्थाओं में और सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, उसको कम से कम अशोक श्रीवास्तव की या किसी और की नहीं सुननी चाहिए, पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सुन लेनी चाहिए। और यहीं पर मैं तहसीन आपके पास भी एक सवाल लेकर आऊँगा, क्योंकि हैकाथॉन वाली बात जो आपने कही, मुझे उस पर भी आपसे जो है दो टूक जरूर करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि ईवीएम फिक्स है या फिर जो विपक्ष का एजेंडा है वो टाइम फिक्स है।
इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि देखिए ना किस तरह से राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है बार बार वोट चोरी की बात करता है, ईवीएम हैक की बात बहुत समय तक करी। अब जो है विपक्ष के अंदर क्या अलग अलग विचारधाराएं हैं उसका अंदाजा लीजिए कि आज हुड्डा जी कहते हैं कि ईवीएम जो है, ईवीएम भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उधर जो है टीएमसी कह रही है नहीं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें गड़बड़ी है। तो हर चीज़ में चुनाव आयोग पर उंगली उठाना और हर चीज़ में भारत के डेमोक्रेसी पर को हर्ट करना, ये कांग्रेस ने और विपक्ष ने नीति बना ली है क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से वो जीत नहीं पा रहे। क्या यही कारण है? इस पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरपी सिंह, तहसीन पूनावाला, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और चौधरी कमल दत्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि आपको हैकाथन के लिए बुलाया गया था और आप वहाँ पर, हाँ, आप वहाँ पर आपको हाथ नहीं लगाने, मतलब ये हैकाथन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट खबर है कि हैकाथन के लिए बुलाया गया था जून 2017 में और आप कह रहे हैं कि आपको हाथ नहीं लगाने दिया गया, नहीं तो शायद आप हैक कर लेते मेरे ख्याल से। नहीं, हमारे पास हैकर्स थे जो विदेश से आए थे। अच्छा, आपके पास हैकर्स थे लेकिन उनको हाथ नहीं लगाने दिया गया। तो सर मेरा सीधा सा सवाल ये है कि सौरभ भारद्वाज और मैं साथ में थे। हाँ? पर उस वक्त वो सौरभ भारद्वाज और मैं साथ में गए थे उस वक्त वो, लेकिन वो तब भी विधायक थे। आई वॉज द ओनली नॉन एमपी एमएलए और कभी भी मैं एमपी एमएलए नहीं रहा हूँ। वो बात ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये खबर आई कि ऑल पार्टीज फेल टू टेक हैकाथन चैलेंज। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हैकाथन का जो चैलेंज है वो नहीं स्वीकार कर पाई चुनाव आयोग का। आप ये कह रहे हैं आप वहां गए थे और आप उसको है। तो मेरा सवाल ये, आप तो हर चीज में आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आप हैक कर सकते थे, आपके पास ऐसे धुरंधर हैकर्स थे जो भारत की ईवीएम को हैक कर सकते थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्यों नहीं गए? क्योंकि एक्सेस टू ईवीएम नहीं था। अच्छा, पहली बात तो ये खबर क्यों आई बार? ये खबर तब आई जब हम ऑलरेडी मीटिंग के अंदर बैठे थे, रिलीज कर गई थी खबर। एनीवेज, उसके बाद जहां तक सवाल है हैक करने का, जो ऐसा उन्होंने कपिल सिब्बल वाला बोला, वो ईवीएम्स नहीं था हमारे पास। वो ईवीएम्स कब्जे में होता है इलेक्शन कमीशन के, और जिन्होंने वो ईवीएम्स लिया है उन पे एफआईआर हुआ है। तो इसका अब सवाल यह है कि वी ऑलरेडी हम उसकी पिटीशन में है कि हमें ईवीएम्स के लेकर सुधार होने चाहिए, और अब ये चीज हमें मानना चाहिए। सुधार पे मैं आपके साथ पेटिशन अभी भी है, उसमें ये पॉइंट एडेड है। नहीं, आप हैकाथन में गए थे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए थे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या था? इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया था उसमें गए थे या? यस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। हाँ, आप गए थे वहां पर। हाँ, आपको वहां पे बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी थे, पूरी सारी पार्टी थे, मनोज झा जी थे आरजेडी से, एनसीपी से वंदना चौहान थी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, सब साथ में थे। सर मुझे नहीं मालूम ये कौन सा दूसरा हैकाथन था जिसमें आप गए थे। सुनिए सर, सुनिए, मेरे पास खबर है, आप कहेंगे तो मैं निकाल के दिखाता हूं। ये खबर आई थी कि 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा, सिर्फ और सिर्फ एनसीपी का एक लीडर पहुंचा था, और जब उस एनसीपी के लीडर से पूछा गया कि क्या वो हैक करके दिखाना चाहता है ईवीएम, तो एनसीपी के लीडर ने कहा कि मैं तो सिर्फ जो है देखने आया था, यहां मेरा इसको हैक करने का कोई पर्पस नहीं है, ना मैं इसको हैक लेफ्ट के लीडर थे। शायद वो लेफ्ट के नहीं सर, मुझे याद नहीं, मैं आपको खबर सर, सिर्फ और सिर्फ ये बात सही है, सिर्फ और सिर्फ एनसीपी और कोई पॉलिटिकल पार्टी या भूपेंद्र यादव, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची थी। तहसीन जी, ये आपका दूसरा हैकाथन ऑर्गेनाइज हुआ होगा जिसके बारे में मुझे जानकारी, सुनिए सर, मुझे जानकारी नहीं है, और अगर आप तारीख दे दे तो मैं अपनी रिसर्च टीम को कह के अभी निकाल देता हूं कि वो कौन सी तारीख थी जब जो है तहसीन जी गए थे और कोई हैकाथन करने का उनको मौका नहीं मिला। जून जुलाई 2017 यही वाला है, और आप बिल्कुल सही कह रहे, कोई तो भी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे गए थे जिन्होंने कहा हमें हैक नहीं करना है, सिर्फ देखने आए, और कोई नहीं गया था। हाँ, और एक ही पार्टी गई थी, ये मैं आपको पक्की खबर बता रहा हूं। हाँ, ये करेक्ट है। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं, मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं। सुनिए, मैं यही एग्जैक्टली कह रहा हूं। देखिए, मेरा पॉइंट क्या है, बोलिए। वो चाहते थे हैक करे बिना उसको टच किए। ये बात आप मुझसे नहीं, आप मनोज झा जी से, सौरभ भारद्वाज से, वंदन सबसे पुष्टि करवा लीजिए। भूपेंद्र यादव जी भी थे, वो चाहते थे उसको हैक करे बिना टच किए, वो कैसे होगा? नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना, जब सौरभ गए थे, ये साल 2017 की नहीं, उसके बाद की कोई खबर है, ये उसके बाद वो जो असेंबली में उन्होंने असेंबली में ठीक। आप समझ लीजिए ना प्रक्रिया। उन्होंने जो असेंबली में किया था, जिस ईवीएम के साथ किया था, वो ऑफिशियल ईवीएम नहीं था।
वो डमी थी, सुन लीजिए, डमी थी वो, डमी वो डमी थी, बिल्कुल वो आपको मैं भेज देता हूँ, ऐसी 10-12 अमेज़न में मिलती है वैसी डमी थी। सर आपको बात ही नहीं सुनना है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, सुन लीजिए बात, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे, मैं बताता हूँ। जिस दिन उन्होंने असेंबली में किया था, मैं खुद उस दिन दिल्ली असेंबली में था, वो डमी ईवीएम था, रियल ईवीएम को हमें एक्सेस नहीं हो रहा था। जब ये हैकेथॉन का चैलेंज आया, हमने कहा हमें जाना है, हमें बुलाया गया था, उसमें कोई दो राय नहीं, बट हमें कहा गया था हैक इट विदाउट टचिंग इट, वो कैसे हो सकता है? बस मैं यही बात कह रहा हूं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसको और लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए थी ये चीज, बट ये सवाल यहीं पर खत्म हो गया था। उन्होंने हमें कहा था मैं आ रहा हूं दत्ता जी, मैं देखिए मैं बार बार 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको और ये देश सुन ले, उसके बाद मैं 2 पॉइंट सिर्फ रख रहा हूं। पहली बात, 40 से ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक बार भी कोई प्रमाण लेकर नहीं आते, आप हर बार सिर्फ एजम्पशन पर आते। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, मेरे वर्ड्स है, मेरे नहीं है। दूसरी बात, जो हैकाथॉन की खबर है मेरे पास है, फिर से बता रहा हूं, 2 दिन तक मौका दिया गया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंची नहीं, सिर्फ एक एनसीटी पहुंची थी। सर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको खबर अभी वो था ना कि टच ना करे सर 2000 तो ठीक है, तो आप टच करके मतलब उठा के उसको आप ये बॉक्स बना देना चाहते हैं। टच आपको सर, आप 1 मिनट, आप बिना टच किए तो हैक करेंगे ना मेरा फोन, मेरा सुनिए ना मेरा फोन 1 मिनट, जो हैकर होगा वो मेरा फोन हैक कर। आज तो हर चौथा व्यक्ति है जिसका फोन हैक हो जाता है, क्या उसका फोन उठाया जाता है? मेरा फोन चोरी करके कोई हैक करता है? यही गलती हो रही है सर, यही गलती हो रही है। 1 मिनट में बात सुनिए, क्योंकि आपका फोन एक आउटसाइड डिवाइस से कनेक्टेड है, हमारा ईवीएम किसी भी वायरलेस डिवाइस से कनेक्टेड नहीं। यही तो बात है, इसीलिए वो हैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड ही नहीं है। उसमें सर मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं तहसीन जी, वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। दत्ता जी बोलिए, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। अशोक जी, मैं तहसीन पूनावाला जी से एक सवाल पूछता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि हैकाथॉन पे आप गए थे, आपको टच करने नहीं दिया गया। जब आपको टच करने नहीं दिया गया और आप इतना मायूस हो गए थे, उस दौरान तो ईवीएम को लेके उच्चतम न्यायालय पे सुनवाई हो रही थी, आपने पीआईएल क्यों नहीं डाला? आपको पीआईएल डालना चाहिए था ना, ये कहते हुए कि हमें टच करने नहीं दिया गया है और मुझे आपत्ति है इस चीज से, तो उच्चतम न्यायालय के निगरानी में ओरिजिनल ईवीएम का एक मशीन लाया जाए और उस पे टच करके मेरे हैकर्स साबित करके दिखा देंगे कि ईवीएम हैक होता है। आपने किया क्यों नहीं? यहाँ मीडिया के सामने आके कुछ कहना अलग बात होती है, प्रमाण के साथ आप उच्चतम न्यायालय पे जाइए। ईवीएम हैक प्रिजम्पशन और एजम्पशन से नहीं चल सकती है ना चीजें, एजम्पशन और प्रिजम्पशन से नहीं चल सकती है कि अचानक एक अंतरिक्ष से एक वो आ गया और आपके कान पे आके किसी ने कह दिया कि अरे देखो जी ईवीएम हैक होता है, और फिर आपने चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया कि ईवीएम हैक होता है। आप अगर अपने दलीलों पे एकदम सटीक है, प्लीज गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वहां जाके पीआईएल दीजिए। अभी भी दीजिए, अभी भी समय है, दीजिए। बंगाल में जब आप एक भी सीट जीतते नहीं है तो आपके अपने अलायंस पार्टनर को कहेंगे कि वो ईवीएम हैक करके जीतता है सीट बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और वामफ्रंट की तो साफ हो गई है। तो फिर आरोप लगाइए ना आप अपने गठबंधन पे। 30 सेकंड में फिर मुझे जोशी जी के पास जाना है, 30 सेकंड में सिर्फ। दत्ता साहब, एक तो आप टच पे बहुत एक्साइटेड हो रहे तो ठीक बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दत्ता साहब, मैं अब भी कहता हूं कांग्रेस कर्नाटका ईवीएम पे जीता, कांग्रेस पंजाब ईवीएम पे जीता, उसके बावजूद राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होकर कहे ये चुनाव दोबारा से बैलेट पे करा दो, सेम नतीजा आएगी। ये बात उन्होंने ऑफिशियली सवाल पूछा, उस सवाल का कृपया करके जवाब दीजिए। नहीं तहसीन, देखिए सवाल, तहसीन ये सवाल तो सुनिए तहसीन, ओके देखिए तहसीन जी, ये सवाल आप हर चीज में, आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, आप हर दूसरे मामले में कोर्ट में पहुंचते हैं, में आपकी हर चीज में सुनवाई हो रही है, लेकिन ईवीएम को ईवीएम आप टच करके उसको वो करना चाहते हैं, वो उसके लिए आपने पिटीशन नहीं डाली। तो सवाल उठते हैं कि भाई क्यों नहीं डाली। बहरहाल जोशी जी बोलिए। देखिए दत्ता जी ने अभी कहा कि जब जब विपक्ष चुनाव हारता है वो कहता है कि बैलेट से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से ना कराया जाए। हम लोग जीते थे दत्ता जी, याद होगा आपको, आप ही की विचारधारा को हमने हराया था। हम लोग 37 सीटें पे थे, हम लोग जीते थे। 80 की बात आपने करी थी और हमारे नेता ने सदन में इस देश के तो खुश रहिए आप, खुश रहिए, उनकी बात हो जाए, जीते हैं।
बोलिए। धैर्य से सुना आपको। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 37 नहीं, मैं 80 के 80 जीत जाऊंगा, तब भी मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं। ये कहने का साहस अगर किसी ने करा, हमारे नेता ने करा, हम लोग जीतने के बाद ये बात कह रहे हैं, आप जिम्मेदारी से। अच्छा जोशी जी, इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपने कहा आप 80 से 80 सीटें जीत जाएंगे, तब भी आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा। देश की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि उस पर भी भरोसा नहीं है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, न्यायालयों पे विश्वास है तभी तो लोकतंत्र जिंदा है। न्यायालय पे विश्वास है ना आपको सर? मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, न्यायालय पर आपको विश्वास है, ईवीएम पर विश्वास नहीं। 40 बार देश का न्यायालय इस मामले में पिटीशन की सुनवाई कर चुका, 40 बार न्यायालय कह चुका कि कोई प्रमाण नहीं है। 41वीं बार आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में कि हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? अभी जो आज की आपकी जो डिबेट का निष्कर्ष निकला, जो ईवीएम हैक करने का एक हमारे साथी ने कहा कि पूरे हम पे लोग थे उस विभाग के, लेकिन ये कहा गया विदाउट टच आप इसको कर दीजिए। नहीं, मैंने सवाल पूछा नहीं आपसे सर, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। सुनिए ना, तहसीन जी से मेरा अलग क्वेश्चन है, वो मैं उनसे पूछ लूंगा। और मेरा सवाल आज भी उनसे बार बार यही है कि वो बार बार जाते हैं कोर्ट क्यों नहीं। लेकिन तहसीन, मेरा सवाल आपसे है, आप देश की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, आपने कहा। मेरा सिंपल सवाल है, 40 बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर के कह चुकी है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर आपको भरोसा अब भी 40 बार भी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, तो 41वीं बार आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। किसने आपको रोका है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम से चुनाव जीतकर हम ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से मतलब अखिलेश जी को यह मालूम है कि लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम से वो चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव जीत जाएंगे ईवीएम से तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर ले आएंगे। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि अखिलेश जी को यह भी भरोसा है कि ईवीएम से वो चुनाव भी जीत जाएंगे और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके। सर ये तो मतलब विचित्र सा तर्क है। इसको तर्क कहूं कुतर्क कहूं मैं समझ नहीं पा रहा कि उनको भरोसा है क्योंकि वो 37 सीटें जीत चुके हैं, इसलिए उनको यह भी भरोसा है एक दिन ईवीएम से वो 80 के 80 सीटें जीत सकते हैं और एक दिन ईवीएम से राहुल गांधी 542 सीटें जीत लेंगे, विपक्ष 542 सीटें ईवीएम से जीत लेगा। उसके बाद कहेगा कि हम बैलेट पेपर लाएंगे, हम ईवीएम से नहीं। गजब है सर। अच्छा, मुझे छोटी सी बात बोलिए आरपी सिंह। तहसीन, वो जो मैं जहां आपको मैं थोड़ा लाइटर मोड में कह रहा था मेल फंक्शनिंग बात, तो सही है। मैं आपने उसको कहा भी। आपके यहाँ एक चुनाव इंचार्ज थे आशीष दुआ, अभी महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कहा? अच्छा लड़का था। अच्छा है वो बेचारा। अच्छा है ना बेचारा। उस बेचारे ने क्या कहा था? उस बेचारे ने क्या किया आजकल? वो बेचारा इसलिए होगा कि उसने सच बोल दिया। उसने सच क्या बोला कि राहुल गांधी नीचे कार्यकर्ता उससे कनेक्ट ही नहीं करते, इसलिए जो ईवीएम का रोना रोते हैं या ये वोट चोरी का रोना रोते हैं, गलत है ये उसका बयान मैं अभी आपको भेज देता हूँ। फिर अभी संपत सिंह, अरे एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट। एक संपत सिंह है, आपके हरियाणा के बड़े नेता थे, मंत्री रहे, 6 बार एमएलए रहे। उन्होंने यही बात कही कि भैया राहुल गांधी नीचे कार्यकर्ताओं से कनेक्ट ही नहीं करते तो कैसे चुनाव जीतेंगे। आपके और एक नेता हैं उड़ीसा के, मुझे अगर मोकीम, शायद मोहम्मद मोकीम नाम है उनका, उन्होंने भी यही बात कही। सर में क्या है कि मैल फंक्शनिंग ईवीएम में नहीं है, मैल फंक्शनिंग इलेक्शन कमीशन में नहीं है, मैल फंक्शनिंग आपके यहाँ है। आपके नेता को पता ही नहीं कि लोग क्या चाहते हैं। पार्टी में मेल फंक्शनिंग है, ये तो तहसीन भी मानते हैं पार्टी में मेल फंक्शनिंग है। पार्टी में उतनी नहीं। एक मिनट, पार्टी को क्यों दोष दे रहे हो? 100 कितने साल पुरानी पार्टी है, 1890 की पार्टी, 1885 की। तो वो पार्टी का इशू नहीं है। इशू है कि वो जो ऊपर का सॉफ्टवेयर वहाँ की गड़बड़ है, वहाँ से दिक्कत हो रखी है। वो सॉफ्टवेयर को ठीक करा लीजिए ताकि लोगों तक कैसे पहुँचना है, क्या इश्यूज है, लोगों को समझ में आएगा तो कनेक्ट भी ठीक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं विपक्ष तगड़ा हो देश के अंदर। जी चलिए बोलिए तहसीन जी, 30 सेकंड है सिर्फ। नहीं देखिए, जहां तक सवाल आज हुड्डा साहब का था हरियाणा को लेकर, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, हरियाणा की हार की वजह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और लैक ऑफ प्लानिंग है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं 100% कहता हूँ, मैं आपको हमेशा कहा है। और हमें अंदर महाराष्ट्र की हमारी हार की वजह हमारा हुकुम का इक्का था, संजय राउत जी। उनमें से कई एक थे, उसमें से एक था संजय राउत जी। हमने संजय राउत जी ने सब स्माइल कर देते। तो हमें भी अंदरूनी देखना होगा कि हम बीएमसी के चुनाव में भी हार का कारण संजय राउत बनेंगे दूसरी पार्टी के लिए, उनकी अपनी पार्टी के लिए। उनके साथ हाँ, अब वो दोनों ठाकरे बंधु एक हो गए तो ठीक है। आजकल वो हमारे जो वोटर्स है उनको लेना चाहते हैं। अब आप सोचिए, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी
अशोक जी समझ लीजिए, हमारे वोटर्स को लेना चाहते हैं। आप बहुत समझदार हैं। बाला साहेब ठाकरे जी की, मैं ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी हमारे वोटर्स को लेना चाहते हैं। अब सोचिए इसको, और उस व्यक्ति के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं जो मराठी में शपथ नहीं ले रहे थे। अब क्या बोले ऐसी पार्टी को? चलिए इंतजार कीजिए। हमारे साइड पे आ जी बोलिए, 30 सेकंड में। अशोक जी 30 सेकंड्स में 2 सवाल पूछ लेता हूँ। जवाब देने का समय नहीं, आप सवाल पूछ लें। 2004 में अटल जी की सरकार जब चली गई थी, ईवीएम के माध्यम से ही तो चली गई थी। यूपीए की सरकार आई थी, कांग्रेस ने जीता था। तो क्या अटल जी की सरकार अगर चाहते तो ईवीएम को हैक नहीं कर सकते थे उस दौरान? फिर आपके 2009 में जब यूपीए की सरकार दोबारा रिपीट हुई, ईवीएम के माध्यम से ही तो रिपीट हुई, बीजेपी विपक्ष में रही है। अब 2014 से भाजपा अगर जीत रही है नीति और नियत के चलते, अच्छे गवर्नेंस के चलते, गुड गवर्नेंस के चलते, तो उस पे आपको दिक्कत कहां पे आ रही है? आप मुकाबला कीजिए। चलिए, वैसे मैं ये भी बता गुलबर्गा में वहां पर नॉर्थ और साउथ की जो सीट है दोनों कांग्रेस ने जीती और लोगों ने वहां पे 84% लोगों ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन ईवीएम पे यकीन। चलिए सर, समय नहीं है। वैसे मेरे पास ऐसे भी प्रमाण से कि जो बैलेट पेपर से जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए वहां भी बीजेपी लगातार जीत रही है, तो वहां पर कैसे जीत रही है ये भी सवाल उठता है। लेकिन बहरहाल इतिहास में इतना जाकर खंगालने से कोई फायदा नहीं। बात यह है कि बैलेट की जगह जो है, बैलेट और बुलेट से जो चुनाव जीतने वाले थे उनको ईवीएम से हमेशा तकलीफ रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।